आप सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम फिर से सेरिकल्चर के मंच पर जुड़े हैं रेशम कीट पालन की बारीकियों को जानने के लिए। मेरे साथ बहुत सारे किसान जुड़े हैं और वे लोग भी जुड़े हुए हैं जो इस रेशम उत्पादन से संबंधित तकनीकी जानकारियों को चाहते हैं। और मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा, मेरे साथ इस समय तकनीकी विशेषज्ञ रोमिल पांडे जी जुड़े हुए हैं। आज हम बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण चीज पे बात करने जा रहे हैं। हम सभी जो उत्तर के रीजन में रहते हैं या उत्तराखंड में हैं इस समय, उनके जो ये वीडियो हम जिस समय बना रहे हैं उस समय यहाँ पर मानसून फसल का समय चल रहा है जो सितंबर से अक्टूबर के बीच में होता है। और इस दौरान आज जब ये वीडियो बन रहा है तो इस समय जो कीट पालन है रेशम का, वो किसानों के घरों में किसान खुद से उसको कर रहे हैं। तो क्या उन्हें सावधानियां, छोटी छोटी सी ऐसी सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए जिससे कि उनका कीड़ा स्वस्थ हो और स्वस्थ होकर के आगे मोटी मोटी रेशम की गोलियां या फिर कोया बनाए और उनका अच्छा उत्पादन करे, उनकी अच्छी आजीविका करें। हम इन्हीं सारी चीजों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए रोमिल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमें इन चीजों पर प्रकाश डालते हुए थोड़ा विस्तार से बताएं कि कैसे हमारे साथी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। जैसे कि हम जानते हैं कि रेशम कीट पालन के लिए कुछ तकनीकी महत्वपूर्ण जानकारियां बहुत ज़रूरी होती हैं जिससे कि कोई उत्पादन अच्छा हो सके, और किसान उन बातों को भली भांति जानता भी है, जैसे कि कब उसको पत्ती खिलानी है, किस गुणवत्ता की पत्ती खिलानी है, किस तरह से कीट पालन करना है। लेकिन फिर भी इसके साथ साथ कुछ ऐसी छोटी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी हैं जो कि उस सफल कीट पालन के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, और कभी कभी उस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो आगे चलकर बहुत उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। तो इन्हीं क्रमों में हम आज ये बातें करेंगे कि किसान का जो कीट पालन का भवन है या उसके कीट पालन के उपकरण है या स्वयं उसका वो खुद है, वो किस तरह से साफ सफाई हाइजीन मेंटेन रखे जिससे कि कीट पालन सफलतापूर्वक संपादित हो सके। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। कुछ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें भी रखी हुई हैं जिनसे एक प्रश्न सा मन में बन रहा है कि ये इतनी चीजें यहाँ पर क्यों रखी हुई हैं। जैसे सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर एक दरवाजा दिख रहा है और सामने एक ये लकड़ी का सांचा सा बना हुआ है जिसमें चूना शायद रखा हुआ है। जरा बताएं ये क्यों, क्या इसका यूज होगा? सर जी हाँ, ये एक कीट पालन कक्ष है, और आज जैसे कि आप जानते हैं कि ये शहतूती रेशम कीट पालन भवन के अंदर होता है। तो सामान्य सी बात है कि उस कीट पालन भवन के अंदर बाहर आवागमन बना रहता है कीट पालक का भी, और जब वो पत्ती लाता है या जब भी किसी कीट पालन कार्य के लिए कक्ष के अंदर जाता है तो वो इसी कक्ष से होते हुए जाता है, इसी रास्ते से होता जाता है। तो ऐसे में जो बाहर के वातावरण में जो गंदगी है या जो कीटाणु है, जीवाणु है, तो बहुत संभावना होती है कि वो भी उस किसान के साथ साथ उस कीट पालन कक्ष में प्रवेश करते हैं। आपका कहना है जो ये दरवाजा दिख रहा है ये किसान के अपने कीट पालन भवन का है? जी हाँ, ये किसान के कीट पालन भवन का है, और उसके लिए हमें ये सब चीजें ना हो, यानी कि बाहर से जो कीटाणु जीवाणु या जो बैक्टीरिया है वो अंदर ना जाए, उसके लिए हमें कुछ छोटी छोटी चीजें जो कि किसान बहुत आसानी से अपने घर में कर सकता है वो हमें यहाँ पे अपनानी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहाँ उस कक्ष के बाहर एक ट्रे में ये चूना बिछा के रखा गया है, और जब भी कभी भी किसान या कोई भी तकनीकी कार्मिक या कोई भी अगर उस कक्ष के अंदर जाता है, बाहर से कोई भी जाएगा, तो सर्वप्रथम क्योंकि उसके पैरों से या उसकी जूतों से चप्पलों से भी वो कीटाणु जीवाणु अंदर आते हैं, तो सबसे पहले उस ट्रे से उस चूने के ऊपर होते हुए चला जाएगा, जिससे कि उसके तले में जो भी कीटाणु जीवाणु है वो उसका प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जाए। ये बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है, और इससे इस तरह से पूरा आते हुए वो उसको चूने के ऊपर पैर रखते हुए अंदर कक्ष में प्रवेश करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि आने वाली बीमारियों को रोकथाम के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आपका कहना है कि हमारा जो रेशम का कीड़ा है वो तो वैसे ही रोमिल जी बहुत छोटा सा कीड़ा है अपने आप में, आदमी इतना बड़ा और कीड़ा इतना छोटा सा, उस छोटे से कीड़े को भी बहुत कीड़े लग जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि बीमारियां किसी को भी हो सकती हैं, छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए सावधानी ही एकमात्र उपाय होता है। और ये कीड़ा तो पूर्णतः हम कृषक पे या जो हम लोग हैं उस पर ही निर्भर होता है, वो अपना बचाव खुद नहीं कर सकता। तो हमें ही जितनी सावधानी रखनी है वही अच्छे कीट पालन के लिए जरूरी होता है। तो आपका कहना है कि वो कुछ इस तरीके, मतलब जिनको मैंने कहा कि बहुत छोटे से कीड़े को भी बहुत छोटा कीड़ा लग जाता है, यानी कि छोटा कीड़ा मतलब जर्म्स जिसे कीटाणु कहते हैं। जी हाँ, कीटाणु या विषाणु या बैक्टीरिया जो भी है जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल, जिनको हम बिल्कुल नहीं देख सकते, हमें पता भी नहीं होता है कि हम तो सोचते हैं हम सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ उस कक्ष में चला जाता है, उस उपकरणों में चला जाता है जो हम कीट पालन में यूज करते हैं, और लास्ट में वो उस कीड़े को प्रभावित कर देता है जो कि उस रेशम कीट पालन के लिए हानिकारक होता है। तो आपका कहने का मतलब है कि वो किसान तो सोचता होगा कि मेरा कीड़ा तो बहुत साफ सुथरा सा है,
इसमें तो क्या कोई कुछ मतलब देखिए ऐसा लगा सामान्य तौर होगा? पे ऐसा होता है, जब भी हम बाहर से आते हैं तो हमें तो कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि हमारे साथ कोई बैक्टीरिया या कीटाणु विषाणु हमारे साथ कहीं जा रहा है। लेकिन उस कीड़े के लिए, जो कि बहुत खुद में बहुत छोटा है, बहुत डेलिकेट है, उसके लिए तो वो अनदेखा विषाणु जीवाणु बहुत घातक होता है, जो अनचाहे जाने अनजाने हमारे साथ उस कक्ष में प्रवेश कर जाता है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ, इसको हम ऐसे भी जोड़ के देख सकते हैं कि अभी पूरी मानव सभ्यता एक बहुत ही महामारी के काल से निकल करके आई है, कोरोना, हम सभी जानते हैं। और हम में से किसी ने उस कोरोना को देखा नहीं कभी, कहाँ हम आंखों से देख पाए जी उसे। हाँ, और हमने इन पिछले 2 सालों में 3 सालों में उसकी भयावहता को जान भी लिया है और देख भी लिया है कि ऐसे अनदेखे कीटाणु विषाणु कितने घातक होते हैं। तो उस कीड़े के लिए तो आप सोच सकते हैं कितना नुकसानदायक होगा। तो इसका मतलब है कि हम जब उस कीड़े का पालन कर रहे हैं और उससे रेशम का उत्पादन कर रहे हैं, तो वो छोटे से कीटाणु जो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देंगे, उन्हें हमें पूर्णतया खत्म करने की कोशिश करनी है अपनी इन छोटी छोटी सावधानियों से। जैसे दरवाजा अंदर कमरे का है, तो उससे बाहर से अंदर कुछ भी ना जाए, उसके लिए दरवाजे पर ही एक लकड़ी का सांचा रोमिल जी ने बताया कि ऐसे रखा हुआ है, इस पर चूना रखा है और बहुत अच्छे से हमने जूते को उस पर अपने, जैसे हम घर के अंदर घुसते समय जूते को ढंग से मिट्टी को पोंछ के बाहर अंदर जाते हैं मैट पर, डोर मैट पर, तो इसे डोर मैट ही समझ लें और इस पे चूने पर अपने जो भी चप्पल या जूता है उसे ढंग से रगड़ लें। और वैसे तो मैं समझता हूँ कि कोशिश हो कि चप्पल जूता उतार के और नंगे पैर चला जाए तो वो और बेहतर होगा। हाँ, ये भी बहुत जरूरी होता है कि अगर इस तरह के उपाय कर भी लेते हैं, उसके बाद भी ये सावधानी रखनी बहुत जरूरी है कि जो बाहर के हमारे जूते हैं उनको हम कीट पालन कक्ष से बाहर ही उतार दें और अंदर हम एक नई चप्पल या जूता जो कि अंदर के ही उपयोग के लिए होगा उसका उपयोग करें। तो ये तो बात थी कि हमने डोर में दरवाजे से अंदर एंट्री कैसे की, और इसके अलावा भी कुछ ऐसी सावधानियां हो सकती हैं? जी हाँ, देखिए ये तो हमने बताया कि हमारे पैरों या जूते चप्पलों के माध्यम से अगर कोई इस तरह की चीजें जाती है तो उसको रोकथाम कैसे करें। ऊपर मैं आगे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर हमने एक सामान्य सा एक चीज यहाँ पे रखी है जो कि हर कीट पालन कक्ष के बाहर होनी चाहिए। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक साफ पानी एक टब में लेके रखा हुआ है और ये एक कीटाणुनाशक घोल है, इसका उपयोग और साबुन है यहाँ पर। कभी कभार अमूमन ऐसा होता है कि हम जब दैनिक जो चर्या होती है उसमें हमारे हाथों का ऐसी चीज़ों को उपयोग हो जाता है जिसमें कि बीमारी आने की संभावना होती है, या कुछ रसायन हो सकते हैं या किसी भी तरह की गंदगी धूल हो सकती है। तो क्योंकि हम जब कीट पालन कक्ष के अंदर जाएंगे तो फिर हम वहाँ पत्ती देने का काम करेंगे जिसमें कि हमारे हाथ का उपयोग होगा ही होगा और हम वहाँ पे चीज़ों को छुएंगे भी। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमने पैरों को तो साफ कर लिया लेकिन हाथों को हम भूल गए। तो हमें उन कीट पालन कक्ष में प्रवेश करने के समय ही अपने हाथों का भी अच्छे से शुद्धिकरण ही बोलेंगे इसको, धो के जाना है अंदर, जिससे कि आगे जब हम काम करें तो उस माध्यम से भी कोई बीमारी अंदर ना चली जाए। तो यहाँ पर एक टब है जिसमें पानी रखा है, एक हमने कीटाणुनाशक घोल है उसका उपयोग करा है। हम जब भी जाएंगे तो पहले उसमें हाथ उस कीटाणुनाशक के घोल से सामान्य तौर पर इस तरीके से हाथ धो लेते हैं। साथ में साबुन भी रखा है, ये देखेंगे साबुन भी है, घरेलू साबुन होता है जो कि हम लोग घर में उपयोग करते ही हैं। और उसको भी साबुन को अच्छी तरीके से, जैसे कोरोना काल में भी बताया गया था कि एक सीमित समय के लिए हमें ये धोना है, तो उसी तरीके से हाथ को धो के पुनः हम साबुन को पानी से धो लेंगे। ये बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया जो हम अपने घरेलू कार्यों में भी करते हैं। और साथ ही एक तौलिया जरूर होना चाहिए क्योंकि गीले हाथों को लेकर हम अंदर नहीं जाएंगे, उपयोग नहीं करेंगे। इस तौलिए को हाथ से पोंछकर अब हम पूरी तरीके से कीट पालन कक्ष में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो हमने छोटे छोटे से यहाँ पर चीजें देखी जिनसे हमने हाथों को भी, हम अब जब कोरोना के महामारी से निकले हैं तो सैनिटाइज करने के शब्द को हम बहुत बखूबी वाकिफ हैं उससे। तो ये एक प्रकार से सैनिटाइज करना ही है। और इसमें हमने देखा कि यहाँ पे जरूर ये टब में पानी, इसको आप उसका जो कीटाणुनाशक है उसका घोल है ये, और उस घोल से हाथ धो रहे थे। और ऐसे ही साबुन भी उस कीटाणु को हटाने के लिए था ताकि जो है आपका हाथ सैनिटाइज हो सके। मेरा एक प्रश्न आपसे और होगा कि अब चूंकि सैनिटाइजर भी बहुत चलन में आ चुका है कोरोना महामारी के बाद, क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग, जो कुछ किसान ऐसा चाहते हों, या फिर हमारे जो कई विभागों के से रेशम विभाग से जुड़े हुए एक्सटेंशन वर्कर्स होते हैं जो उस फील्ड में काम कर रहे होते हैं, क्या वो सैनिटाइज हाथ को अगर कर लें सैनिटाइजर से, जो कि अमूमन आज मार्केट में पाया जाता है, तो तब भी वो अंदर जा सकता है उससे सैनिटाइज करके? देखिए, वैसे तो सैनिटाइजर का उपयोग हम कोरोना काल में सब लोग करते आ रहे हैं, लेकिन कई चीज़ों में बताया गया है कि इसका सीमित उपयोग ही ज़्यादा ठीक होता है। सामान्य से जो भी विशेषज्ञ लोग बताते हैं कि अगर आपने साबुन से हाथ धो लिया है तो वो पूरी तरह सफिशिएंट होता है।
जो सैनिटाइजर है उसका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन अगर सीमित उपयोग होगा, और ये बहुत ही सामान्य सी चीज़ है साबुन से हाथ धो के, जो कि हर एक घर में हर किसान भी उसको अफोर्ड कर सकता है, तो यही अगर कर लेंगे तो सैनिटाइजर के उतने ज़्यादा उपयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर बस इतना सा ध्यान दिलाना और चाहूंगा कि जब साबुन से हाथ धोते हैं, ऐसा आपने कहा कि कोरोना काल में ये चीज़ याद दिलाई गई कि साबुन से हाथ मतलब धोने का मतलब ऐसा नहीं कि हाथ में लगाया और धो दिया, तो करीब आप आधे मिनट तक उसको अच्छे से हाथ को, ताकि आपके हाथ के ओर पोर हर छोर से कीटाणु बाहर निकल जाए, वो मर जाए, तो वो डीएक्टिवेट हो जाए। रेशम कीट पालन में कुछ और भी उपकरण हम रोहित जी उपयोग में लाते हैं, जैसे हमारे साथ अभी रखे हुए हैं, इनके संदर्भ में हमें क्या सावधानियां ऐसी बरतनी चाहिए? देखिए, जैसे अभी हमने देखा कि कीट पालन कक्ष में प्रवेश करने से पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो हमने देखा। अब हम कीट पालन कक्ष के अंदर प्रवेश कर गए हैं। अभी हम ऐसे एरिया में खड़े हैं, उस क्षेत्र में खड़े हैं कीट पालन के, जहाँ पर कीट पालन उपकरण रखे हुए हैं। इसमें आप देखेंगे कि कीट पालन करते समय कुछ हम उपकरणों का यूज करते हैं, जिसका उपयोग करके हम कीड़ों को पत्ती खिलाते हैं, या पत्ती सुरक्षित रखते हैं, या पत्ती तोड़ के लाते हैं। तो ऐसे उपकरणों को भी हमने अपने आप को तो एक तरह से साफ सुथरा कर लिया, हाइजीन मेंटेन कर ली, लेकिन क्या उन उपकरणों का हमने ध्यान रखा? क्योंकि अंततः उन्हीं उपकरणों पर पत्ती काट कर और उन्हीं उपकरणों का उपयोग करके हम आगे कीट पालन कार्य करेंगे। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि उन उपकरणों का भी विशुद्धिकरण किया जाए और दैनिक रूप से उनकी साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पर कुछ सामान्य से उपकरण देख रहे हैं कि जैसे ये चॉपिंग बोर्ड और ये चॉपिंग नाइफ, जिसका उपयोग कीट पालन करते समय पत्ती काटने के लिए किसान करते हैं, तो इनका भी ब्लीचिंग से 5% ब्लीचिंग से और डिकॉल से, जो कि विशुद्धि कारक होते हैं, उनसे इसको धो के ही कीट पालन कार्य में इसको उपयोग में लाना है। तो ये चीजें भी, और साथ ही ये देख रहे हैं ये पत्ती सुरक्षित रखने का हमारा ये एक डिवाइस है, लीफ चैम्बर जिसको हम बोलते हैं। इसको भी हमें, क्योंकि इसके अंदर ही हम पत्ती सुरक्षित रखेंगे, अगर ये साफ सुथरा या विशुद्धिकरण इसका नहीं हुआ होगा तो उसका असर पत्ती में आएगा, जो कि कीट पालन के लिए नुकसानदेह होगा। साथ ही देखेंगे किसान बंधु जो होते हैं वो बाहर से पत्ती तोड़ के लाते हैं। तो बाहर से पत्ती कैसे लाते हैं? ये छोटी छोटी डलियां होती हैं या टोकरियां होती हैं, जैसा भी उनके पास उपलब्ध होगा वो उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसा ना हो कि हमने कीट पालन के अंदर का तो उपयोग विशुद्धिकरण कर लिया, लेकिन इसका ध्यान नहीं रखा, क्योंकि पत्तियां इसी में लानी है। तो इसको भी हमें अच्छी तरीके से धो के, उसी तरीके से डीकोल से या ब्लीचिंग से 2% ब्लीचिंग धोएंगे इसको, और उससे धो के धूप में सुखा के फिर इसका उपयोग हम कीट पालन कार्य में करेंगे और दैनिक रूप से इसको भी साफ करते रहेंगे। साथ ही सर यहाँ देखेंगे ये भी एक टाट का बोरा है, जिसका उपयोग हम अलग अलग तरीके से कीट पालन के समय करते हैं। कुछ किसान बंधु अगर ज्यादा मात्रा में पत्ती लानी होती है तो किसी का बैग जैसा बना लेते हैं, उसमें पत्ती तोड़ के भर के लाते हैं। और साथ ही साथ कभी भी कीट पालन कक्ष में अगर हमारी नमी कम होती है तो हम इसको पानी में निचोड़ के उसको कीट पालन कक्ष की खिड़कियों में लगाते हैं, जिससे कि कक्ष में नमी बनी रहे। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक ऐसी चीज है जिसका निरंतर उपयोग कीट पालन कार्य में होता है। तो इसको भी कीट पालन पूर्व इसको भी अच्छी तरीके से धो के विशुद्धिकरण करके ही उपयोग में लाना है। आज रोमिल जी आपने हमें बहुत अच्छी ऐसी चीजें बताई, जिन्हें बताया कि छोटी छोटी क्या सावधानियां हम लोग कीट पालन के दौरान रखें किसान भाई, लेकिन इस बात को भी ऐसे बताएं कि क्या ऐसी सावधानियां रखने से क्या फायदा होगा हमें, क्या बहुत फायदा होगा या थोड़ा सा फायदा होगा क्या? देखिए, ये सावधानी रखने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बीमारी जैसे हमने बात करी कि ऐसे हमारे कीटाणु बैक्टीरिया हैं जिनको हम देख नहीं सकते। तो अगर जो देखी हुई चीज़ है उसको तो हम खुद ही देख के रोकथाम कर लेते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम खुद भी अवेयर नहीं होते, हम नहीं जानते कि ऐसा भी हो सकता है, कीट पालन प्रभावित हो सकता है, उन चीज़ों के लिए हमारी ही कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसका ध्यान खुद किसान बंधु खुद रख सकता है। कोई और चीज़ उसको उपयोग में नहीं लानी है। सामान्य तौर से ही वो अपनी साफ सफाई, कीट पालन जहाँ भी जो परिसर है, कीट पालन भवन है, उसकी सफाई रख के जो उसका उत्पादन है उसमें एक बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसने कुछ ऐसे कार्य कर दिए हैं जो कि उसके उत्पादन को बढ़ाने में कितने कारगर सिद्ध हो रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है और जिस पर हमारे किसान भाई बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, बिल्कुल भी। मतलब वो उसे एक बहुत हल्की फुल्की सी चीज समझते हैं कि कमरे में चले गए, कमरे से आ गए, कैसे भी। जबकि ऐसा समझ में आता है कि मैं फिर से दोहराऊंगा कि कोरोना काल के समय एक शब्द था आइसोलेशन या आइसोलेट कर देना। हम सब लोग इस बात से वाकिफ हैं। तो आइसोलेट कर दिया जाए हमें अपने कीड़ों को
आइसोलेट कर दिया है, मतलब उनके पास बाहर से किसी की भी रीच ना हो, किसी भी गैर जरूरी व्यक्ति को हम अंदर ना जाने दें, जिससे कि कोई ऐसा इन्फेक्शन, संक्रमण, बीमारी उन तक ना पहुंचे। और नहीं पहुंचेगी तभी हम जो ये महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, रेशम उत्पादन का मतलब पैसे को कमाने का, कमाई का जरिया, उससे बड़ी कोई चीज नहीं। क्योंकि जब हम कमाई अच्छी करेंगे तभी हमारी रोजी रोटी, हमारा परिवार का भरण पोषण होगा। तो जब इतने बेहतरीन उद्देश्य के लिए हम लोग चल रहे हैं, तो इन बातों को जो बहुत महत्वपूर्ण है और दिखाई नहीं देती हैं, उन्हें आज हमने चर्चा की और रोमिल जी ने उस पर प्रकाश डाला। मैं आशा करूंगा कि हमारे किसान लोग इन पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, और अगर वे वाकई इस पे ध्यान देते हैं तो पूरी आशा होगी कि वे बहुत अच्छा उत्पादन कर सकेंगे और अपनी आय को बहुत बेहतरीन कर सकेंगे। मैं इसी के साथ रोमिल जी का पुनः बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ ही अपने किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि आप हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि अभी खेल यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। जानकारियों की लिस्ट अभी अनंत है और आप तक वीडियो पहुंचते रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।